हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आरजे स्टूडियो पर। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको आने वाले और भी जो है नई नई अपडेट्स मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज लाइक अभी हाल फिलहाल में जस्ट नाउ घर के बाहर निकला हूँ करीबन 2 दिन के बाद, और आई फील कि इट्स वेरी कोल्ड यहाँ पर। अभी आज 1 नवंबर है और यहाँ पर आज 1 घंटा टाइम भी जो है पीछे हुआ है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, जिसे हम डे लाइट सेविंग टाइम कहते हैं। और जनरली अभी करीबन बस यहाँ पर टाइम होता है 3 सवा 3 सवा 4 के करीब, लेकिन आज चूँकि रात को 2 बजे से ये टाइम चेंज हुआ है तो ये थोड़ा सा फील होता है, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, सुबह इस मान लो कि आप 10 बजे उठते हो तो आपको लगता है कि ओह 10 बज गए, लेकिन आज हुआ ये कि आज 9 बजे थे, क्योंकि 1 घंटा पीछे घड़ी रीसेट हुई। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी जब मैं घर से बाहर निकला तो एकदम विंडी माहौल है अभी, और -6 डिग्री टेम्परेचर है 1 नवंबर 2020 का टोरंटो ओंटारियो में, जो कि कनाडा का एक ठंडा इलाका है। और ज़्यादा इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन एक फ़ील आपको आ जाती है कि अब विंटर आ चुका है। सो आपको गियर अप करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं फुल मोटी वाली हुडी पहन के बैठा हूँ। जनरली मैं पिछले हफ्ते तक टी शर्ट्स में ही बाहर निकला करता था, लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा ही ठंड हो चुकी है। परसों कुछ फ्लरिश हुई थी। फ्लरिश मतलब हल्का सा बर्फ़बारी हुई थी, जो कि ज़्यादा मात्रा में नहीं ली थी, बहुत कम इंचेस बर्फ़बारी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रबल होती है। और अब इस समय में चूँकि ये विंटर अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे में आपको बस में ट्रैवल करना, ट्रांजिट करना, घर से बस स्टॉप तक जाना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे घर से बस स्टॉप करीबन 600 मीटर की दूरी पर है, लेकिन इस समय में -6 डिग्री के अंदर आपको 600 मीटर भी चलना मतलब 6 किलोमीटर बराबर हो जाता है। जहाँ तक ठंड की बात है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है आज। और अब माना जाता है कि अब से कुल मिलाकर अगले 5 महीने इसी तरह का माहौल रहेगा। और जब इसके अलावा और भी बदतर हो सकता है माहौल, ये माना जा रहा है। और इस साल का फॉरकास्ट ये कहता है कि जितनी गर्मी पड़ी है उससे डबल ठंडी पड़ेगी। और अभी जैसा कि मैं फ़ील कर रहा हूँ, अभी गाड़ी के अंदर हूँ, अभी गाड़ी मैंने स्टार्ट नहीं करी है। जैसे स्टार्ट करूँगा थोड़ा सा हीटिंग, यहाँ पर हीटेड सीट चालू करूँगा ताकि सीट गर्म हो जाए। और वैसे नॉर्मल लग रही है मुझे गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर, पता नहीं फिर इसका बॉडी इस टाइप का हो, सो आई डोंट नो, लेकिन कम है अभी ठंडा। अगर इसके ऊपर बर्फ़ जमी होती तो डेफिनेटली ज़्यादा ठंडा लगता है अभी मुझे। और चूँकि मैंने जीन्स भी पहनी है और हुडी है, सो शायद उस वजह से मुझे फ़ील नहीं हो पा रहा है ये ठंड, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। सो दोस्तों, यही एक एडवेंचर है कनाडा में कि आपको जो है माहौल थोड़ा सा ठंडा अब नज़र आता है। और लेटेस्ट अगर अपडेट्स की बात की जाए इमिग्रेशन के हिसाब से, तो स्टूडेंट्स आना चालू हो चुके हैं कनाडा में अब, चूँकि पिछले 8-9 महीने से बंद था। अब धीरे धीरे करके जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर से इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, वो अब हट चुके हैं। सो न्यू इमिग्रेंट्स अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स भी अब अलाउ किए जा रहे हैं। बस ये है कि कनाडा और यूएस का जो बॉर्डर है, नायग्रा फॉल्स बहुत ही बहुचर्चित एक स्थान है कनाडा में टूरिस्ट के लिए। तो वहाँ पर बॉर्डर है जिसे अब शायद खोल सकते हैं ये लोग, क्योंकि 31 अक्टूबर तक रेस्ट्रिक्शन था, आज 1 नवंबर है, तो आज खुल जाना चाहिए। अभी इसके बारे में कोई फर्दर अपडेट नहीं है। और यहाँ के जो कोरोना के आंकड़े बहुत ही अब डरावने वाले हैं, क्योंकि सेकेंड वेव में चूँकि एंट्री हो चुकी है कनाडा की सितंबर 1 से ही, तो आज करीब करीब 1 महीना हो चुका है और इसमें 35,000 केस आए हैं 1 महीने में। यानी कि करीब करीब, खाली मैं हमारे स्टेट ओंटारियो की बात करता हूँ तो करीब 35,000 टोटल केस पिछले 1 महीने में आए हैं। और एवरी डे सिंगल डे इंक्रीज़ यहाँ पर 1000 होता है। और कुल मिलाकर एंटायर कनाडा की बात की जाए, पूरे कनाडा में, तो 3400 से 3500 का एवरेज है पिछले 1 महीने से। सो आप मान के चले कि करीब करीब 1 लाख केस पिछले 30 दिनों में कनाडा में दर्ज हुए। उससे पहले सिर्फ 1 लाख केस थे पूरे कनाडा में। अब ये पिछले 1 महीने में 1 लाख और बढ़ गए। तो ये माना जा रहा है कि ये जो सेकेंड वेव है बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होने वाला है कनाडा के हिसाब से, क्योंकि अब एक्चुअल में ठंड चालू हुई है यहाँ पर। पहले इस साल में 2020 में ये था कि ठंड थी, फरवरी मार्च तक चली गई थी लगभग, और उसके बाद ये राइज़ हुआ था कोरोना का। लेकिन उसके बाद राइट अवे समर आ गया तो थोड़ा सा पिक खो दिया और कर्व फ्लैट हो गया। लेकिन अब
थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। अब सेकंड वेव दिख रही है, चूँकि इन्होंने रेस्ट्रिक्शन हटाए थे, स्कूल्स ओपन कर दिए, इस वजह से ठंड और ये सब सारे फैक्टर्स कैलकुलेट किए जाए तो अब केसेस और भी बढ़ने वाले हैं। जिस तरह का इनका मॉडलिंग है आगे का, बहुत ही ज़्यादा केस बढ़ने वाले। उम्मीद यही करते हैं कि ये कर्व फिर से फ्लैट हो जाए। और फ्रेंड्स, अभी तक पिछले करीबन मार्च महीने से अब तक 21 मार्च से लेकर अब तक जो है मैं घर पर ही हूँ। चूँकि ये लॉकडाउन इस तरह का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं है, लेकिन फिर भी ऑफिसेज वगैरह सब क्लोज्ड हैं यहाँ पर। क्योंकि हमारा जो टोरंटो एरिया है वो रेड जोन में आता है, जहाँ पर आप 10 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हमें ये हिदायत दी गई है हमारी ऑफिसेस की तरफ से कि आप जो है घर पर ही रहें और बने इतना घर से ही काम करें। सो अभी खैर उसी मोड में है। सो आई एम होपिंग कि ये जो है क्रिसमस से पहले पहले थोड़ा सा परिस्थिति सुधर जाए, संभल जाए। और वही हम अगर देखें कि इंडिया के हालात तो बहुत ही बदतर है अभी कोरोना के हिसाब से देखें, लेकिन इतना अब रेस्ट्रिक्शन रहा नहीं है किसी जगहों पे। सिर्फ मंदिर वगैरह जो है कुछ स्टेट्स में नहीं खुले हैं, जिनके ऊपर अभी बवाल चल रहा है। जैसे महाराष्ट्र है, लाइक दारू की दुकानें, शराब की दुकानें खुल गई है, लेकिन मंदिर नहीं खुले हैं। तो ये अफसोस की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप एक हिंदू राष्ट्र में रहते हो, आपको सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना है और सबको मतलब इक्वली अनुमति देनी चाहिए। चूँकि दूसरे राज्यों में खुल चुके हैं, लेकिन अब ये कहा जाता है कि मदिरालय खुल चुके लेकिन मंदिर नहीं खुले, तो बहुत ही अजीब लगता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द जो है इसका समाधान हो, सॉल्यूशन हो और सारे भक्तजन अपने अपने जो है जिन्हें भी मानते उन्हें पूजने के लिए जा सके बिना किसी रोक टोक के। और या एहतियात बरतना चाहिए। आप मास्क पहनिए, आप सैनिटाइज करिए, लेकिन ऐसा नहीं है आप हिटलर शाही की तरफ से नहीं, आप तो घर में ही लॉक रहोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे देशों की, जैसे यूके है। यूके में दोस्तों अभी मैं देख रहा था कि वहाँ पर फिर से एक सेकेंड लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है, फिर से रेस्ट्रिक्शन पुट इन प्लेस किया जा रहा है, क्योंकि एवरी डे वहाँ पर 25 से 30 हज़ार का एवरेज है इन्फेक्शन का। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ही, जिस तरह से यूएस ने स्टार्ट किया था उसी तरह से उसी पेस से जा रहा है। और बहुत ही डरावने वाली चीज़ें है ये, क्योंकि जिस तरह से यूके में लॉकडाउन फिर से आ रहा है, फ्रांस में भी फिर से लॉकडाउन पुट इन प्लेस किया गया। पेरिस में 700 किलोमीटर लंबी जो है लाइन कतार लग गई थी ट्रैफिक की, चूँकि लॉकडाउन प्लेस किया गया। तो सभी लोग अपने अपनी जगहों से अपने घरों की तरफ मूव करते हुए शॉपिंग करने के लिए, आखिरी दिन था, आखिरी घंटों में काफ़ी माना जा रहा है कि हाईएस्ट सेल हुई है उस दिन अब तक की पूरे, अगर हिस्ट्री देखी जाए पेरिस की। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें फिर से आपको देखने को मिल सकती है। इटली में भी हालात बदतर फिर से हो रहे हैं। और दूसरे जो ऐसे जैसे यूएस है, यहाँ पर पहले लगा कि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा पेस, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और अब ये हालात है कि एवरी डे 70 to 80,000 केसेस यूएस में आ रहे हैं। अब वहाँ पर तो लगभग सारी पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन गॉट टेस्टेड। अब एक्टिव इन्फेक्शंस भी है, कोरोना की वैक्सीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम सभी को जो है संभल कर रहना होगा आने वाले दिनों में। और हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनकी भी हमें केयर करनी पड़ेगी, जो कि अगर एल्डरली पीपल है आपके घर में, बुज़ुर्ग हैं, उनका खास ध्यान रखें और कोशिश करें कि मास्क ज़रूर लगाएं। मैं दोस्तों अपनी गाड़ी में मास्क डेफिनेटली रखता हूँ, सैनिटाइज़र रखता हूँ, और कहीं पर भी जाता हूँ तो जैसे ही गाड़ी में से स्टेप आउट किया, मास्क लगाया और सैनिटाइज़ किया और फिर उस शॉप में जाते हैं। और यहाँ पर कनाडा में एक अच्छा सिस्टम है कि हर एक स्टोर में सैनिटाइज़र स्प्रे स्प्रिंकलर वाले भी है, हैंड सैनिटाइज़र भी है। तो आप एंट्री में ही आपको वो सब चीज़ करनी है और फिर ही आप अंदर जा सकते हो, तो एक सुकून हो जाता है। और मास्क मैंडेटरी है यहाँ पर। ये नहीं है कि आपको मास्क नहीं पहना तो फ़ाइन लगेगा। अगर आप पकड़ में आ गए उस केसेस में है, अगर आप नहीं मास्क लगाते हैं तो डेफिनेटली दूसरों के लिए ख़तरा है, पकड़े नहीं जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है एक वायलेशन कर रहे हो, एक इन्फेक्शन फैला रहे हो, इस कैटेगरी में आओगे। सो मुझे लगता है कि सभी को ये चीज़ें समझनी चाहिए और सभी को इन चीज़ों का पालन करना चाहिए जो भी सरकार यहाँ पर आदेश दे रही है। और फ्रेंड्स, दूसरी बात यहाँ की, तो अभी जो माहौल है कनाडा में, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है स्टूडेंट वीज़ा के फ़ेज़ को लेकर, क्योंकि अब जो इंटेक्स आएगा, मतलब जनवरी इंटेक, वहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन आएगी कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को लाया जाए जनवरी इंटेक के लिए, क्योंकि जिस तरह से कोविड का अभी चल रहा है उस हिसाब से ये प्रोजेक्शन देखा गया है कि जनवरी में कम से कम स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। और रही बात एक और नए डेवलपमेंट की, जो कि यूनाइटेड किंगडम से आई है,
जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपके 12th ग्रेड में मार्क, किसी भी 12th स्ट्रीम में हो आप, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, डज़न्ट मैटर, उसमें अगर इंग्लिश में आपका 67 मार्क से ऊपर है आउट ऑफ 100, तो आपको IELTS देना ज़रूरी नहीं है। मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जिनके इंग्लिश में अबाउ 67% आए हैं 12th स्टैंडर्ड में, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उन्हें IELTS के हेज़ल से मुक्ति मिल गई है और आप जो है स्टूडेंट वीज़ा के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा एक डेवलपमेंट वहाँ पर ये है कि अगर आप यूके में 5 साल रह जाते हो, जैसे 2 ईयर स्टडी किया, 3 साल आपने स्टडी रिलेटेड वर्क किया, तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। देन यू कैन फाइल योर परमानेंट रेसिडेंसी। और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये यूके ने ये स्टेप लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं मानता हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होगा, जो कि अब जाने वाले हैं। जो ऑलरेडी यूके में है उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है कि उनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई होते हैं कि नहीं, लेकिन जो भी अब अपकमिंग स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए अच्छा है कि एक 5 साल का जो 2 ईयर स्टडी वर्क परमिट है, 2 ईयर स्टडी परमिट एंड देन 2 ईयर्स वर्क परमिट, फिर आगे 1 साल का आप एक्सटेंशन लेते हो, तो उस हिसाब से 5 साल हो जाते हैं। सो आई बिलीव कि ये एक अच्छी चीज़ है यूके जाने वालों के लिए। सो आई होप कि आप, अगर आप में से कोई यूके जाना चाहता है तो आप इस पर गौर तलब करें और आगे अप्लाई करें, क्योंकि अच्छे चांसेस है। सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में और भी मैं कनाडा इमिग्रेशन के ऊपर कुछ एक आध वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें लेटेस्ट अपडेट्स के साथ जो फरवरी में चेंजेस आने वाले रूल में स्टूडेंट वीज़ा को लेकर और परमानेंट रेसिडेंसी को लेकर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो तब तक के लिए दोस्तों, मुझे आपसे आपकी अनुमति चाहिए। अब मैं होपफुली एक काम से जा रहा हूँ। सो अगर मौका मिला तो वहाँ का वीडियो बनाकर आपको जो है यूट्यूब पर डाल दूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ की मॉल लाइफ क्या है, कल्चर क्या है। सो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और प्लीज़, अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय।